कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। आपको पूरा यह चैप्टर एकदम सरलता से पढ़ाया जाएगा। आप लोग वीडियो में पूरा जुड़े रहिए। देखिए क्या होता है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक होता है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। किसी पदार्थ में हुआ वह परिवर्तन जो पदार्थ के गुणों में परिवर्तन कर दे, मतलब एक नया पदार्थ बन जाए। जैसे दूध है, दूध दूध से दही बन जाए। दूध से दही का बनना आपने देखा होगा। तो ये दूध से दही जो बना है, ये एक नया पदार्थ बना है। अगर आप दही से पुनः दूध बनाना चाहेंगे तो दही से पुनः दूध नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक नया पदार्थ बन जाए और पदार्थ फिर अपने रूप में दोबारा वापस ना पाए, तो ऐसे ही परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, लोहे में जंग का लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्या आपको पता है ये कागज का जलना, कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। जब कागज जल जाएगा तो पुनः जब वो राख बनेगा तो क्या वो पुनः कागज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बने और बना हुआ पदार्थ सरलता से उस रूप में ना आ पाए जिस रूप में वो था, तो ऐसे ही परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की पहचान करना सीखेंगे। रासायनिक परिवर्तन आप पहचानेंगे कैसे? तो चलिए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन की पहचान। रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे समझेंगे कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। नंबर 1, जो पदार्थ है उसकी अवस्था बदल जाती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। नंबर 2 समझेंगे पदार्थ का रंग बदल सकता है। पदार्थ का अगर पदार्थ का रंग बदल रहा है तो समझ लेना उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ का रंग बदल सकता है। जैसे चांदी है, चांदी काली होने लगती है। चांदी है, चांदी आप ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती है तो काली होने लगती है। इसका मतलब उसका रंग बदल रहा है। वह ठीक कौन सा परिवर्तन हो रहा है उसमें? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तीसरी बात, गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का उत्सर्जन जब रासायनिक परिवर्तन होने लगता है तो जो नया पदार्थ बन रहा होता है उससे गैसें बाहर निकल रही होती हैं। तो ये कुछ है जो हम समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आगे हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अब यहाँ से जो हमारा मेन टॉपिक है चालू हो रहा है। अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल चेंज। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, इसकी डिफिनेशन बहुत सरल है, समझिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया
तो चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या एक से अधिक नया उत्पाद बनाए, नया पदार्थ बना दे, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझिए जैसे है यहाँ हाइड्रोजन है, अगर इसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो एक नया पदार्थ बन रहा है H2 वो बन रहा है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक नया पदार्थ बना रहा है, अभी इसको बैलेंस करना हम सिखा देंगे आगे। तो ये जो नया पदार्थ बन रहा है, अगर इस तरीके से दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए यहाँ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या बनाएगा भैया, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से जुड़कर बनाएगा NaCl प्लस, ये वाला इससे इसके माइनस वाले से जुड़कर बनाएगा H2O। देखिए तो नई चीजें बन रही, नमक बन रहा है, ये पानी बन रहा है, NaOH और HCl आपने मिलाया तो नमक और पानी बन गया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रो ऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाइए उससे एक या एक से अधिक नया पदार्थ बन जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आगे हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो चलिए समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, आगे हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया भी आपने पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जो अभी आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, इसी रासायनिक अभिक्रिया को जो उसके प्रतीक है उस रूप में व्यक्त कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप पूरा पढ़िए, आपको एकदम क्लास जैसा अनुभव यहाँ दिया जाए, एकदम क्लास जैसा अनुभव, जैसे आप क्लास में पढ़ते उस जैसा बताया जाएगा। जहां ना समझ में आए आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं उसे डिटेल से समझा दूंगा। तो भैया रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रतीकों के रूप में, यहाँ चलिए समझते हैं। देखिए जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस हमारे पास है ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इस चीज को प्रतीक में व्यक्त कर देना। मैग्नीशियम को हम किससे लिखेंगे, Mg से, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखेंगे। अब ये दोनों मिलकर बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनको प्रतीकों के रूप, जो ये हैं चीजें, इनको प्रतीक में लिख देना, इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक हमारा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दो तरीके के समीकरण होते हैं, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है संतुलित। बोर्ड एग्जामों में आपसे ज्यादातर असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया रहेगा और उसे कहेगा कि संतुलित करके लिखिए। तो चलिए इसको समझते हैं और कुछ समीकरण को हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, चलिए डिटेल से समझते हैं इसको। रासायनिक समीकरण के भागों को समझते हैं। रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है अभिकारक, इसको हम अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और दूसरा होता है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट। तो रासायनिक जो समीकरण है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं समझेंगे। पहले अभिकारक समझ लेते हैं। अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है। तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लिए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद समझेंगे, उत्पाद क्या होता है, अभी डिटेल्स इसको बताता हूं। अभिकारक उत्पाद, घबराइएगा नहीं, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या होता है अभिकारक, क्या होता है उत्पाद। केवल डिफिनेशन से ही आपको नहीं समझ में आएगा, इसको मैं लिख कर समझाता हूं। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया से बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अभिक्रिया से बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ अभी हमने लिखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल लिखा था, तो इससे बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो अब ये जो चीजें हैं तीर के इस तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये टोटल भाग आपका है अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये है अभिकारक। और इन अभिक्रिया से जो नया चीज बना है इस तरफ वाले भाग को हम उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद, ये हमारा उत्पाद है। तो अभिक्रिया में जो चीजें तीर की इस तरफ होंगी वो अब आपका अभिकारक होगा, और जो नया चीज बन जाएगा तीर के उस साइड लिखा जाएगा उसको हम उत्पाद कहते हैं। आशा है आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर न हो तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इस बात को लिख लेते हैं, जब अभिकारक कहते हैं
जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर ना हो तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर ये है मैग्नीशियम और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाया था क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम अभिकारक की तरफ देखिए, इस तरफ वाला भाग अभिकारक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। तो जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं होते हैं तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, चलिए समझते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर होते हैं तब हम उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर हों तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण तो जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर न हो, जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं होते हैं तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं है तो असंतुलित है। इसी को चलिए हम लोग संतुलित कर लेते हैं। जैसे Mg+O2 हमारा MgO है। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1, इधर 2 से गुणा कर लेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया है तो मैग्नीशियम इधर हम 2 से गुणा कर लेंगे तो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, इधर देखिए मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2। तो इस तरीके के समीकरण को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण कई दिए जाएंगे परीक्षा में, उन्हें आपको संतुलित करना है। तो चलिए कुछ रासायनिक समीकरणों को हम लोग संतुलित करके देखते हैं, कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें हम लोग संतुलित करके देखते हैं। चलिए 2 समीकरण यहाँ लिखे गए हैं, इन्हें हमें क्या करना है, संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे, देखिए क्या ये संतुलित है। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, इधर कैल्शियम 2 है, इधर कैल्शियम 1 है। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है, इसे आपको संतुलित करना है। सबसे पहले देखिए कौन सा भाग बराबर नहीं है। देखिए जिसे यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम कितना है, 1। तो सबसे पहले यहाँ हम 2 से गुणा कर लेंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा, सोडियम 2। क्लोरीन 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है, 2। तो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसमें देखिए क्या संतुलित नहीं है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1। तो यहाँ क्लोरीन अगर 2 है तो क्लोरीन यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर देंगे क्लोरीन हमारा 2 हो जाएगा। देखिए इधर क्लोरीन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, 2 से गुणा कर लिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ संतुलित करने के लिए समीकरण दिए जाएंगे जिन्हें आपको क्या करना है, संतुलित। पूरा चैप्टर देखते जाइए, मैं लास्ट में पूरी एक्सरसाइज इसकी हल करवा दूंगा संतुलित करने के लिए, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। समीकरण कैसे संतुलित करना है पूरा का पूरा आपको समझा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये मेन चीज है भैया।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं ये पूछा जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। परीक्षा में बहुत इजी होता है, आप लोग बहुत आसानी समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझेंगे संयोजन। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? संयोजन रासायनिक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक नया उत्पाद बनाएं तो उसे संयोजन अभिक्रिया तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे यहाँ है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर इसकी अभिक्रिया आप H2O से कराएंगे तो क्या बनाएगा? CaOOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए दो पदार्थ हैं, एक दो, और उत्पाद कितना बना है? प्रोडक्ट कितना बना है? मात्र एक प्रोडक्ट बना है। तो जो ऐसी अभिक्रिया होती हैं वो कहलाती हैं संयोजन अभिक्रिया, मतलब मिल जाना। दो लोग अलग अलग है, आपस में मिल गए, तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे H2+O2 है तो ये मिलकर बना ले एक, मात्र एक पदार्थ H2O। तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, CaO2 है तो ये अगर आपस में मिलकर बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ दो से गुणा कर लीजिए, यहाँ दो से बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाए, या दो या तीन या चार जितने भी पदार्थ हो सब मिलकर केवल एक ही पदार्थ बनाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे हम समझेंगे दूसरी अभिक्रिया वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। वियोजन अभिक्रिया थोड़ा मेहनत का तो फल देते ही जाइए। ये क्या है? ये है डीकम्बिनेशन। डीकम्बिनेशन रिएक्शन। तो भैया डीकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक हो और वो दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे। जब एक अभिकारक मिलकर, एक अभिकारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएं तो उसे
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। भैया अलग हो जाना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ है वो टूटकर दो या दो से अधिक या तीन चार जितने भी बना सके उतने उत्पाद बनाए। मतलब अकेला कोई व्यक्ति है वो दो तीन चीजें बना रहा है अपने प्रोडक्ट से। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली देख लीजिए H2O है, H2O। अब ये अगर H2 प्लस O2 गैस में टूट रहा है, देखो अभिकारक कितना है एक, लेकिन उत्पाद कितना बना है दो। देखो H2 बना है और O2 गैस। तो जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो आशा है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। जैसे MgO है ये टूटेगा Mg प्लस O2, देखिए कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वियोजन अभिक्रिया। अभिकारक कितना है? अभिकारक एक है, उत्पाद कितने बने हुए हैं? दो। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आगे समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए समझते हैं विस्थापन। अगली अभिक्रिया नंबर तीसरी अभिक्रिया हमारी कौन सी है? नंबर तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ये भी सिंपल ही अभिक्रिया है, कुछ हार्ड नहीं है। अच्छे समझिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब अधिक क्रियाशील कंडीशन होनी चाहिए, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा दे और उसके स्थान पर स्वयं आकर बैठ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे ये ए है, यहाँ आराम से सी और डी आराम से एक साथ बैठे हुए हैं। अब ए जो है सी से ज्यादा ताकतवर है, ए जो है सी से ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा? सी को यहां से हटा देगा और एक जो है सी के स्थान पर स्वयं आ जाएगा और ये जो सी है वो जाकर आगे बैठ जाएगा। तो ऐसी ही अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है,
इसे हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। देखिए जैसे यहाँ Fe है प्लस CuSO4 है। अब इसमें FeCu कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा क्रियाशील है, तो ये जो Fe है ये Cu को यहां से हटा देगा, तो क्या हो जाएगा FeCu यहां से हट जाएगा, इसके साथ कौन आ जाएगा SO4। ये जो कॉपर हटेगा वो आगे जाकर बैठ जाएगा। तो ऐसी ही अपक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। अगर इसी अपक्रिया को आप ऐसे लिखेंगे तो ये अपक्रिया नहीं हो पाएगी, ये अपक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि कॉपर जो है ये फेरस से कम क्रियाशील है, लोहे से कम क्रियाशील है, तो ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ये वाला जो है इस वाले से ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, तभी होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो आगे समझेंगे। दूसरी है हमारी तीसरी, जो चौथी अभिक्रिया है वो है हमारी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझते हैं। जब आयनों का आदान प्रदान हो, जब अभिक्रिया में क्या आयन आदान प्रदान किए जाएं, जब अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर है, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये प्लस आयन है और ये वाला माइनस आयन, ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है। तो जो प्लस आयन है वो माइनस आयन से जुड़कर बनाएगा NaCl, और ये वाला प्लस आयन इस माइनस आयन से जुड़कर बनाएगा H, देखो H और H2, और यहाँ O है H2O बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और जल बनाएगा। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयन आदान प्रदान किए जाएं, ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए और भी कुछ एग्जांपल है इसके समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है DaCl2 प्लस H2SO4 है, H2SO4। यहाँ देखिए ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन, ये प्लस आयन, ये माइनस आयन। तो ये प्लस आयन जो है इससे जुड़ेगा, क्या बनाएगा BaSO4, और ये प्लस आयन इससे जुड़कर क्या बनाएगा HCl। बैलेंस कर लेते हैं दो से गुणा करके। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयन एक दूसरे को दिए जाएं, देखिए ये आयनों का ही तो खेल है, आयन एक दूसरे को आदान प्रदान किए जाएं, ऐसी अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और डिटेल से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे अब उपचयन। उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया समझेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझेंगे।
आगे हम लोग समझेंगे उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है, सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो सब समझिए, पहले पुरानी डिफिनेशन समझ लेते हैं। इसको दो तरीके से समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की सहायता से समझेंगे और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सहायता से समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग ऑक्सीजन की सहायता से ही डिफिनेशन लिख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का बाहर जाना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन बाहर जा रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं आप उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए जैसे ये है कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या जुड़ा आकर, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो ऐसी ही अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे भैया? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया है? सारी अभिक्रियाएं हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन बाहर जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो चलिए अब समझते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है? नहीं, इसकी हम एक और डिफिनेशन समझते हैं, या करके समझ लीजिए, ये मुख्य डिफिनेशन है। किसी अभिक्रिया में जहां इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं वहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया। चलिए अपचयन अभिक्रिया समझते हैं। अपचयन क्या होता है? तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना, किसी अभिक्रिया में H2 का जुड़ना या O2 का बाहर जाना। अपचयन अभिक्रिया समझते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो किसी अभिक्रिया में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर जाना अपचयन अभिक्रिया कहलाता। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन बाहर जा रहा हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसके कुछ उदाहरण हम लोग समझ लें। देखिए जैसे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुई है इसकी, तो बना है कॉपर और जल। तो इस अभिक्रिया में आप देखेंगे तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो
ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, हमने बताया है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर जाए या हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और भी समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल। इसको H2S है, इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हम Cl2 से करा रहे हैं, तो ये बना रहा है HCl प्लस S को बाहर निकाल रहा है, सल्फर बाहर जा रहा है। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे बैलेंसी बराबर करने के लिए। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। या फिर एक डिफिनेशन आप और इसकी लिख सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन, अभी समझाएंगे रेडॉक्स में, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण किए जा होती है, जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वहां कौन सी क्रिया होगी? अपचयन की। रेडॉक्स समझते हैं, रेडॉक्स क्या होता है? अपचयन उपचयन दोनों जब साथ में घटनाएं घटती हैं तो वहां रेडॉक्स क्या होता है? जब अपचयन उपचयन साथ घटित हो, जब अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स समझते हैं। यहां समझेंगे, देखिए ये एक सेल है, यहाँ जिंक की एक छड़ लगी हुई है, जिंक की एक छड़ लगी हुई है। एक हमारा दूसरा सेल है, यहाँ पर एक कॉपर की छड़ लगी हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लगा है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जब आप आपस में जोड़ देंगे तो ये वाली जो छड़ है ये अपनी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी और ये वाली छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वहां पर कौन सी घटना घटित होगी, भी बताया गया। इलेक्ट्रॉन जहां ग्रहण किए जाते हैं वहां होता है अपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं वहां पर होता ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन, उपचयन ऑक्सीडेशन होता है। तो ये है रेडॉक्स की पूरी कहानी। आपको आशा है रेडॉक्स समझ में आया होगा। जब अपचयन और उपचयन साथ में घटित होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स कहते हैं, मतलब अपचयन और उपचयन कहते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आपको और अच्छा पढ़ाएंगे। तो चलिए, आशा है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और भी है संचरण वगैरह, वो सिंपल है, सरल है, आप उसको याद भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा